बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 लेक्चर नंबर 4 में इंग्लिश के सब्जेक्ट के लेक्चरर की हैसियत से आपको एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन नंबर 3 की ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट की हुई है और ट्रांसलेशन के हवाले से आज ये इंशाअल्लाह आखिरी लेक्चर होगा। इसमें आपकी ट्रांसलेशन आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपनी बुक्स वगैरह ओपन कर ली होंगी। लेसन नंबर 3 है। लेड पेंसिल आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। पेज नंबर 15 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप रेडी होंगे। बुक आपके सामने होगी और पेज नंबर 15 आपने ओपन किए हुआ होगा, लेड पेंसिल आपके हाथ में होगी। तो आइए ट्रांसलेशन आगे स्टार्ट करते हैं। एशिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट 2 पैराग्राफ इंशाल्लाह आज हम रीड करेंगे जी। जापान स्टैंड्स आउट इन कंट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ एशिया। क्या होगा? जापान स्टैंड्स आउट, जापान नुमाया नजर आता है। इन कंट्रास्ट, दूसरों के मुकाबले में। इसका मतलब उल्ट होता है, तजाद होना। दूसरों के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? टू द रेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में, बाकी ममालिक के मुकाबले में। तो इस लाइन की ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे कि जापान एशिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में नुमाया नजर आता है। आल्दो, अगरचे, इट इज अ स्मॉल आइलैंड, ये एक छोटा सा जजीरा है। जजीरा आप कैसे लिखेंगे? ये एक छोटा सा जजीरा है। जजीरा क्या होता है? एक ऐसा मुल्क कि जिसके चारों साइड पे समंदर हो, पानी हो और दरमियान में क्या है कि एक खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा, जिसमें एक यानी कि एक मुल्क की हैसियत से, तो उसको हम जजीरा कहते हैं। एंड हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, और इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। यानी कि जजीरा छोटा है लेकिन आबादी क्या है इसकी? बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से क्या होना चाहिए था कि जिन ममालिक का रकबा कम है, छोटे ममालिक हैं, आबादी ज्यादा है, तो उनको तो फिर मसाइल भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि छोटा मुल्क होने की वजह से उनके पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं होते। तो होना तो ये चाहिए था कि जापान की मैशत बहुत ज्यादा कमजोर होती, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता ज्यादा आबादी की वजह से, क्योंकि मैशतदान ये कहते हैं कि जितनी आपकी आबादी ज्यादा होगी आपके मसाइल भी इतने ज्यादा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जापान के साथ ऐसा नहीं है। इट इज अ वेरी रिच कंट्री, ये क्या है? एक बहुत अमीर मुल्क है। रिच का मतलब अमीर, कंट्री मुल्क। एंड इट्स पीपल आर वेल ऑफ, वेल ऑफ मीन खुशहाल, और इसके लोग क्या हैं? खुशहाल हैं। ये खुशहाल आप इस तरीके से लिखेंगे। ये ऐसे वर्ड्स मीनिंग जो पहले आपने नोटबुक पे नहीं लिखे, वो यहाँ पे साथ साथ, अगर आपको इनकी मीनिंग पहले नहीं पता तो आप साथ बुक पे लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो फिर ठीक है जी। उसके बाद इसकी इस लाइन की ट्रांसलेशन कैसे होगी? इट इज अ वेरी रिच कंट्री, ये एक बहुत अमीर मुल्क है। एंड इट्स पीपल आर वेल ऑफ, और इसके लोग क्या हैं? खुशहाल हैं। क्यों है जी? उसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज, ये इस वजह से है। किस वजह से? इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इट हैज, ये रखता है, ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्यादा तादाद में सनतें। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मुल्क ने अपनी ज्यादा आबादी को अपने मसाइल का जरिया नहीं बनने दिया, बल्कि इसने क्या किया कि आबादी में इजाफे के साथ साथ अपने वसाइल में भी साथ साथ इजाफा किया है।
सनतों की तादाद में इजाफा किया है और सनतों की तादाद में इजाफे की वजह से लोगों को रोजगार मुयसर आया है। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। इन्होंने दूसरे ममालिक को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की हैं जिसकी वजह से इनकी मईशत क्या हो गई, मजबूत हो गई। दिस इज बिकॉज, ये इस वजह से है, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इसमें सनतों की तादाद बहुत ज्यादा है, विच प्रोड्यूस, जो पैदा करती हैं, जो बनाती हैं, गुड्स, अशिया, दैट आर सोल्ड, जो बेची जाती हैं। पैसे वाइज का फिक्र है, इस वजह से सेल की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। दैट आर सोल्ड, जो बेची जाती हैं, टू अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक को। आप खुद जानते हैं कि जापान की अशिया बहुत आला क्वालिटी की होती हैं, दूसरे ममालिक में बहुत महंगी कीमत पे फरोख्त की जाती हैं। तो इसी वजह से उन लोगों की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। दूसरे ममालिक के मुकाबले में जापान नुमाया नजर आता है। इन चाइना, अब चाइना की बात हो रही है। इन चाइना, चीन में, द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क, डिफरेंस, फर्क, बिटवीन, दरमियान, द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, दो के दरमियान की जब बात होती है तो वहां पे हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं और दो से ज्यादा के दरमियान के लिए हम अमंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहां पे अमीर और गरीब दो चीजों का जिक्र हो रहा है तो यहां पे हमने साथ बिटवीन इस्तेमाल किया। बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के दरमियान, हैज, हो चुका है, स्टेडली, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, डिक्रीज्ड, कम, गिरना, कम होना, एज द गवर्नमेंट, हुकूमत, हैज अडॉप्टेड अ मोर ओपन पॉलिसी, एक खुली हिकमत अमली इख्तियार कर चुकी है। अडॉप्टेड, इख्तियार कर चुकी है। अ मोर ओपन पॉलिसी, एक खुली हिकमत अमली, ऑफ अलाउइंग पीपल, लोगों को इजाजत देने की, टू अर्न, कि वो कमाएं, अकॉर्डिंग, के मुताबिक, टू देयर नीड्स, अपनी जरूरियात के। अब चीन की बात हो रही है कि चीन में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम हो चुका है। क्या वजह है, क्यों कम हुआ है, किस तरीके से कम हुआ है? असल मसला ये होता है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो ममालिक अभी तक तरक्की का सफर तय कर रहे हैं, वहां पे मसला ये होता है कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता है। अमीर इतना ज्यादा अमीर है कि उसके कुत्ते भी एसी रूम में सोते हैं और गरीब बेचारा इतना गरीब है कि उसको रहने के लिए छत भी मुयसर नहीं होता। यानी कि अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा होता है। जिस माशरे के अंदर भी अमीर और गरीब के दरमियान फर्क ज्यादा आ जाएगा वहां पे फिर क्या होगा, मसाइल बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। अब चीन ने क्या किया है कि सबसे पहला काम यही किया है कि अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम किया जाए। कैसा फर्क? उनकी आमदनी के दरमियान फर्क, कि अमीर को बहुत ज्यादा ना कमाने दिया जाए जबकि गरीब को भी ऐसे वसाइल मुहैया किए जाएं कि वो अपने अखराजात को अच्छे तरीके से पूरा कर सके। अब इसी वजह से जो चीन है उन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई है कि अमीर को वो अपनी जरूरत से ज्यादा कमाने की इजाजत नहीं देते। वो किसी भी शख्स को सिर्फ इतना ही कमाने की इजाजत देते हैं जो उनकी जरूरियात के लिए काफी होता है। जरूरियात से जायद जब भी आप कमाएंगे तो फिर आपके अपने लिए भी मसाइल होंगे और दूसरों के लिए भी आप मसाइल पैदा करेंगे। तो इस लाइन की ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? इन चाइना द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज स्टीडली डिक्रीज्ड एज द गवर्नमेंट has adopted a more open policy of allowing people to earn according to their needs। अब इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन हम इस तरीके से करेंगे कि चीन में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है क्योंकि वहां की हुकूमत ने लोगों को उनकी जरूरियात के मुताबिक ही कमाने की हिकमत अमली को अपना लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी जुबानें आर स्पोकन, बोली जाती हैं। एक दफा फिर पैसे वाइज का टेंस है। इन एशिया, एशिया में बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। सम आर यूज्ड इन वन कंट्री ओनली।
कुछ जुबानें ऐसी हैं जो सिर्फ एक मुल्क के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं, एक मुल्क के अंदर ही बोली जाती हैं। उस मुल्क की जुबान दूसरे ममालिक के अंदर ना समझी जाती है ना बोली जाती है। अदर आर स्पोकन इन सेवरल कंट्रीज, अदर दूसरी आर स्पोकन बोली जाती हैं इन सेवरल कंट्रीज कई ममालिक में, दूसरी जुबानें कई ममालिक में बोली जाती हैं। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है एंड अंडरस्टूड और समझी जाती है ऑलमोस्ट तकरीबन एवरीवेयर हर जगह। इस लाइन की ट्रांसलेशन क्या होगी? इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इंग्लिश तकरीबन हर जगह बोली और समझी जाती है। नेक्स्ट देखिए जी, नॉट ओनली इन एशिया, ना सिर्फ एशिया में, नॉट ओनली इन एशिया, ना सिर्फ एशिया में, बट लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में। पूरी लाइन की ट्रांसलेशन अब, इंग्लिश हर जगह बोली और समझी जाती है, ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में। नेक्स्ट देखें जी, जी उसके बाद आएगा इंग्लिश इज स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी जुबान के तौर पर, बाय अराउंड 375 मिलियन स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। 375 मिलियन, 375 मिलियन। आपको पहले भी बताया था 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो 375 मिलियन स्पीकर्स, स्पीक का मतलब होता है बोलना, जब ई आर साथ लग जाता है तो क्या हो जाता है? वर्ब से नाउन बन जाता है। स्पीक वर्ब है बोलना, स्पीकर नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाउन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलने वाला। स्पीकर बोलने वाला इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो इस लाइन की ट्रांसलेशन कैसे होगी? इंग्लिश इज स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज बाय अराउंड 375 मिलियन स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में तकरीबन 375 मिलियन लोग इंग्लिश को दूसरी जुबान के तौर पर बोलते हैं। दूसरी जुबान कौन सी? पहली जुबान तो उनकी अपनी मादरी जुबान है, जो उस इलाके की अपनी जुबान है। जैसे हमारे इलाके की जो जुबान है वो पंजाबी है, अगर हमारे मुल्क की कौमी जुबान को देखें तो वो उर्दू है। अब इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी कौन सी होगी? पंजाबी होगी या फिर उर्दू होगी जी। नेक्स्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। मैनी मोर बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत सारे लड़के और लड़कियां, आर लर्निंग, सीख रहे हैं, टू स्पीक, बोलना, एंड राइट और लिखना, इट, इसे, किसको? इंग्लिश को, एट स्कूल, स्कूल पर, और प्रैक्टिस या उसकी मशक करते हैं एट होम, घर पर। पूरी दुनिया में बहुत सारे लड़के और लड़कियां इंग्लिश को लिखना और बोलना सीख रहे हैं, या फिर उसकी घर में वो मशक करते हैं। प्रैक्टिस मीन मशक करना। इस तरीके से आप लिखेंगे काफ कैंची वाले से, मशक करना। वो क्या करते हैं? घर में मशक करते हैं, यानी उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जी। नेक्स्ट आएगा ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, तमाम अहम चीजें, दैट हैपन, जो वकू पजीर होती हैं, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। हैपन, वकू पजीर होना, वाक़े होना। कैसे आप लिखेंगे? वकू पजीर होना। ऑल अदर थिंग्स, तमाम
दूसरी चीजें, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, तमाम अहम चीजें दैट हैपन, जो वकू पजीर होती हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, आर प्रिंटेड, वो छापी जाती हैं, प्रिंटेड छापी जाती हैं, प्रिंट छापना, छापी जाती हैं, टू न्यूज इन न्यूज़पेपर्स, अखबारात में, एंड बुक्स और किताबों में, इन इंग्लिश में। तमाम अहम चीजें जो वकू पजीर होती हैं दुनिया में, वो अखबारात और किताबों में इंग्लिश जुबान में छापी जाती हैं। आर स्पोकन, वैसे स्पीक मतलब बोलना होता है, लेकिन यहां पे हम स्पोकन मतलब जो है वो नशर करना लेंगे, कि वो वैसे ब्रॉडकास्ट होता है नशर करना, लेकिन यहां पे इस जगह पे आर स्पोकन या नशर की जाती हैं। स्पोकन यहां पे इसका मतलब होगा नशर करना, नशर की जाती हैं। आर स्पोकन या नशर की जाती हैं इन इंग्लिश जुबान में, ओवर द रेडियो एंड टीवी, रेडियो और टीवी पर, या इंग्लिश जुबान में रेडियो और टीवी पर नशर की जाती हैं। ए पर्सन, एक आदमी, हु कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता है, विल फाइंड, वो तलाश कर लेगा, उसको मिल जाएगा, समवन, कोई एक, हु कैन अंडरस्टैंड, जो समझ सकता है, हिम, उसे, ऑलमोस्ट, तकरीबन, एवरीवेयर, हर जगह। एक आदमी जो इंग्लिश बोल सकता है, उसको उसकी बात समझने वाला हर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिल जाएगा। यानी ये इतनी ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है कि अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, वहां पे कोई ना कोई आपको आपकी बात समझने वाला जरूर मिल जाएगा। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो हो सकता है कि आप किसी मुल्क में जाएं तो वहां पे उर्दू बोलने वाला आपको कोई ना मिले। अगर आप हिंदी बोलते हैं आपको वो बोलने वाला कोई ना मिले। अगर आप पंजाबी बोलते हैं पंजाबी वाला आपको कोई ना मिले। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, वहां पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा शख्स मिल जाएगा जो इंग्लिश जुबान में आपकी बात को समझ सकेगा। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 की जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट होती है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है। जिस तरीके से ट्रांसलेशन आपको करवाई गई है एक एक लफ्ज की, आपने उसी तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। पूरे पैराग्राफ को रट्टा नहीं लगाना बल्कि समझ के ट्रांसलेशन करनी है। रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं है, कोई इसका मकसद नहीं है। आपका फायदा तभी होगा जब आप इसको समझ के करेंगे। एक एक वर्ड की मीनिंग आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे करनी है वो जब तक आप नहीं सीखेंगे तो फिर तब तक रट्टा लगाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।